हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 6 इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 12th क्लास का चैप्टर है। तो इसमें हम देखेंगे कि इवोल्यूशन क्या है, लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, इसके पीछे क्या क्या थ्योरीज थी, लोगों के क्या क्या बिलीव्स थे, वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। सबसे बड़ा क्वेश्चन, लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। आप ये सब जो थ्योरी लिखी हुई है, हम अगर इसे स्किप करके नॉर्मल स्टोरी फॉर्म में अगर सुनने और समझने की कोशिश करें तो हम स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। तो जो यूनिवर्स है, ये ऐसा माना जाता है कि ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, यानी ये यूनिवर्स जो है इतना पुराना है। अब इसमें लाइफ का ओरिजिनेट कैसे हुआ, यानी कि लाइफ कैसे बनी। तो जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड होता गया, वैसे वैसे जो टेम्परेचर था वो डाउन होता गया, यानी कि टेम्परेचर कूल होता गया। और फिर हाइड्रोजन हीलियम गैसेस बनी, और फिर उसके बाद अर्थ जो है, अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स पहले ओरिजिनेट हुआ था, ऐसा माना जाता है। तो तब जो कंडीशन थी, तब जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन थी, उस समय क्या था? उस समय था वाटर वेपर, मीथेन, CO2, NH3 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सब उस टाइम पर प्रेजेंट थे। फिर क्या हुआ? यूवी रेज थी, जो सन से यूवी रेज निकलती है, उसने वाटर को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद क्या हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फॉर्म हुए। ठीक है। फिर ऑक्सीजन अमोनिया और मीथेन के साथ कंबाइन होकर उसने नए नए फॉर्मेशंस शुरू किए, यानी कि अब धीरे धीरे लाइफ का ओरिजिन आगे बढ़ता जा रहा है। तो उसमें क्या होगा? फिर ऑक्सीजन जो है उसने रिएक्शन करना स्टार्ट किया। तो ऑक्सीजन अमोनिया और मीथेन के साथ कंबाइन हुई और उसने वाटर बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और बहुत सारी अदर चीजें बनाई, फॉर्म करी। और उसके बाद ओजोन लेयर का भी फॉर्मेशन हुआ। फिर उसके बाद जैसे जैसे और टेम्परेचर क्या हुआ? और कम होता गया है। तो टेम्परेचर के और कम होने के बाद क्या हुआ? बारिश होने लगी। जैसे जैसे ये कूल होता गया, वाटर वेपर क्या हुआ? रेन के रूप में फॉल होने लगी, यानी कि फिर बारिश होने लगी। बारिश होने की वजह से क्या हुआ? ओशियंस जो थे वो फिल होने लगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके सारी चीजों का फॉर्मेशन हुआ। तो जो फर्स्ट लाइफ अपीयर हुई थी, वह ऐसा मानी जाती है कि जब अर्थ बनी थी, उसके 500 मिलियन ईयर बाद लाइफ का ओरिजिनेट हुआ। ओके, तो और देखते हैं हम आगे पहले क्या क्या बिलीव्स थे कि कैसे लाइफ बनी, कैसे लाइफ आई। तो हम देखते हैं, एक थ्योरी देखते हैं हम पेंसपर्मिया की। थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें ये बताया गया था इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो लाइफ का ओरिजिनेट है वो एक स्पोर से हुआ था, यानी कि जो स्पोर था वो क्या हुआ था? वो ट्रांसफर हो रहा था इधर से उधर, यानी कि वो पूरे अर्थ में इधर से उधर ट्रांसफर होकर लाइफ का ओरिजिनेट कर रहा था। अब एक स्पोर कैसे लाइफ ओरिजिनेट कर सकता है? पर उस टाइम पे सबने अपने अलग अलग थ्योरीज दी, सबने अपने अपने अलग आइडियाज दिए, सबने डिस्कवर करने की कोशिश करी कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई थी। तो थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया के अकॉर्डिंग लाइफ ओरिजिनेट हुई थी स्पोर से। स्पोर के इधर उधर ट्रांसफर होने की वजह से धीरे धीरे लाइफ बनती गई। दूसरा हम देखें, पहली थी थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया, दूसरी हम देखें स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसमें क्या बताया था कि जो लाइफ का जो ओरिजिनेट हुआ है वो नॉन लिविंग मैटर से हुआ है, जैसे कि मड है, स्ट्रॉ है, ये सब जो चीजें हैं इनकी वजह से लाइफ का ओरिजिनेट हुआ है। फिर नेक्स्ट हम देखें तो लुइस पास्चर ने ये जो बताया गया था, इसे डिस्प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया था कि जो लाइफ है वो सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आ सकती है, नॉन लिविंग मैटर से लाइफ ओरिजिनेट नहीं हो सकती। उसके लिए उन्होंने एक
एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने एक ब्रॉथ मीडियम लिया था जिसे बॉईल किया ताकि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो सके, और उन्होंने ये ऐसा फ्लास्क इसके लिए लिया, ये एयर शेप्ड फ्लास्क इसलिए लिया ताकि प्रिवेंट हो सके बाहर की जो एटमॉस्फेरिक एयर जो इसमें आए वो ना आ सके, इसलिए उन्होंने ऐसा फ्लास्क लिया जिसकी वजह से क्या हुआ, कोई कंटामिनेशन नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर कुछ आ नहीं पाया। फिर उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट क्या किया, यहाँ से उसे ब्रेक कर दिया तो और फिर इसे एयर में ओपन रख दिया। तो जब इसे ओपन रखा तो इसमें सारी चीजें बाहर से आई और ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ देखने को मिली। When the neck of the flask is broken off, bacteria reach the sterile broth and organism growth occurs. इससे उन्होंने ये बताया कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है। अगर ऐसा होता तो पहले जो इसमें है यहाँ पर भी लाइफ ओरिजिनेट हो जानी चाहिए थी, यहाँ पर भी ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाने चाहिए थे, पर यहाँ नहीं हुए। तो उन्होंने जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी दी थी उसे डिसमिस कर दी। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी मानी जाती है, जो मिलर एंड यूरे ने परफॉर्म किया था। ये इसमें क्या किया था, जो कंडीशन पहले अर्थ पर थी वो सेम कंडीशन उन्होंने लेबोरेटरी में परफॉर्म करी। इसमें क्या किया, सब लिया, H2O, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक स्पार्क, सारी चीजें एक इन्होंने लेबोरेटरी में क्रिएट करी, सेम कंडीशन जो कि एटमॉस्फेयर में उस टाइम पर प्रेजेंट थी। उसके बाद इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होने लगा। फिर इन्होंने देखा कि शुगर, नाइट्रोजन बेस, पिगमेंट, फेट्स, ये सब ऑब्जर्व किए इन्होंने कि ये सब बनते जा रहे हैं। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में कंडक्ट किया था और इसे सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं और थ्योरीज देखते हैं। एक और थ्योरी स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन में क्या था, ये एक रिलीजियस बिलीफ मानी जाती है कि जो अर्थ आज है, जो कंडीशन आज है वैसे की वैसे ही पहले भी थी, कुछ चेंज नहीं हुआ, जैसा आज से वैसा का वैसा ही पहले भी था। कि रिलीजियस बिलीफ है, यानी कि गॉड ने क्रिएट किया है सब कुछ और जैसा आज है वैसा पहले भी था। ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के अकॉर्डिंग है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो चार्ल्स डार्विन। इवोल्यूशन की बात और चार्ल्स डार्विन की बात ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था, उनका एक शिप था HMS बीगल नाम का, उस पे उन्होंने पूरा वर्ल्ड घूमा था। उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करी, बहुत सारी चीजें कंक्लूड करी। उसमें घूमते हुए उन्होंने बहुत सारी नई नई चीजें देखी। नेचुरल सिलेक्शन ये भी उन्होंने ही दिया था, हम पढ़ते हैं अभी आगे। Any population has built-in variation in characteristics, those characteristics which enable some to survive better in natural condition. यानी कैरेक्टरिस्टिक में वेरिएशन होता है और वो कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो सरवाइव करने के लिए काम आता है और जो फिट होगा वही सरवाइव करेगा। The fitness according to Darwin refers ultimately and only to reproductive fitness. तो जो बेटर फिट होगा एनवायरनमेंट को वो प्रोजेनी भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। अब एनवायरनमेंट में जो फिट होगा वो ही सरवाइव कर पाएगा। जैसे हम देखें तो हम कोई एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में पास कौन होता है, वही पास होता है जो उस एग्जाम के लिए फिट होता है, जिसने अच्छी मेहनत करी है, जिसने अच्छी चीजें लिखी है वही पास होगा। तो जो फिट है वही सरवाइव करेगा। फिर इसे ही क्या बोला था, इसे ही नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया था। उसी टाइम पर एक और साइंटिस्ट भी थे, अल्फ्रेड वेलिस। इन्होंने भी सेम वर्क किया था, इन्होंने भी नेचुरल सिलेक्शन के बारे में ही बताया था, पर इन दोनों का जो काम था वो एक दूसरे से अलग अलग था। इन दोनों को एक दूसरे के काम के बारे में पता नहीं था, पर इन दोनों ने सेम चीज कंक्लूड करी थी नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। पर अल्फ्रेड वेलिस उतना डिटेल में नहीं बताया था जितना डार्विन ने बताया था। तो हम और आगे देखते हैं। हम देखेंगे, हम अब बात करते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की। ठीक है, इसमें क्या होता है,
वेल्स, बैट्स, चीता और ह्यूमन, ये सब क्या है, मैमल्स हैं। पर ये इन सबकी आपस में क्या एक सिमिलरिटीज है, कुछ तो ये सिमिलरिटीज शो करते हैं। इनके फोर लिम्ब में एक सिमिलरिटी होती है, सेम होते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये अलग अलग सबके फोर लिम्स हैं। सबके पास ह्यूमरस है, अल्ना है, रेडियस है, कार्पल्स है, सबके पास सेम स्ट्रक्चर है। लेकिन इन सबके क्या फंक्शंस अलग अलग हैं, फंक्शन सेम नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर इनकी सेम है। तो जिनके पास सेम स्ट्रक्चर है और डिफरेंट इनके फंक्शंस है, उसे हम होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं। ऐसे ऑर्गन को क्या बोलते हैं, जिनके फंक्शंस तो डिफरेंट होते हैं लेकिन उनकी स्ट्रक्चर सेम होती है, उसे हम होमोलोगस ऑर्गन्स बोलते हैं। और ये क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर आता है। और प्लांट्स में भी ऐसा देखा गया है, बोगनविलिया एंड कुकरबिटा में भी हम होमोलॉजी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इसका उल्टा है। उसमें हमने होमोलोगस स्ट्रक्चर देखी थी, इसमें हम एनालोगस देखेंगे। एनालोगस में क्या होता है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड ऑफ बर्ड्स। अभी जो बटरफ्लाई और बर्ड्स के विंग होते हैं, ये दिखने में तो सेम लगते हैं हमें, लेकिन इनका जो काम होता है वो सेम होता है, लेकिन इनका जो एनाटॉमिकली हम स्ट्रक्चर देखें वो डिफरेंट होती है। लेकिन इनका विंग्स तो काम सेम करते हैं, बर्ड्स को भी उड़ाएगा, बटरफ्लाई को भी उड़ाएगा, पर जो इनकी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होती है। तो वही एनालोगस स्ट्रक्चर में आता है कि जिनके फंक्शंस तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर जो हो वो डिफरेंट हो। और इसके और दूसरे एग्जांपल्स भी अगर हम देखें तो वो हम देख सकते हैं आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड ऑफ मैमल्स, और उसके अलावा फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की। इसमें क्या बताया गया है, Another interesting observation supporting evolution by natural selection come from England. इसमें बताया था before industrialization and after industrialization. जब इंडस्ट्रीज जो थी वो डेवलप नहीं हुई थी, उस टाइम पे जो क्या थे, पेपर्ड मोथ का यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है। तो जब इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हुई थी तो उस टाइम पर जो ट्री का ट्रंक था वो लाइट कलर का ही हुआ करता था। तो उस पर जब लाइट कलर के मोथ रहते थे तो उनके लिए वो एडवांटेजियस कैरेक्टर था उस टाइम पे, क्योंकि प्रेडेटर आता था तो वो उन्हें देख नहीं पाता था, क्योंकि वो सेम बैकग्राउंड में ब्लेंड हो जाते थे, वो भी लाइट कलर के और ट्री का ट्रंक भी लाइट कलर का। जैसे हम देखें ये लाइट कलर का ट्रंक है, लेकिन इसमें ये डार्क कलर का मोथ दिखाई दे रहा है हमें, तो ये क्लियरली विजिबल है, तो ये इसके लिए एक डिसएडवांटेजियस कैरेक्टर हो गया। तो क्योंकि प्रेडेटर इसको ही अपना प्रे बनाएगा, तो इसके लिए ये डिसएडवांटेजियस हो गया। और फिर लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री डेवलप होती गई, पूरा सिनेरियो जो था वो उल्टा हो गया। अब जो एडवांटेजियस कैरेक्टर था वो डिसएडवांटेजियस बन चुका है। यानी पहले लाइट कलर एडवांटेजियस कैरेक्टर में आ रहा था, पर अब वो डिसएडवांटेजियस हो चुका है, क्योंकि अब इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है तो पॉल्यूशन भी क्रिएट हो चुका है। उसकी वजह से क्या हुआ, जो लाइट कलर का ट्रंक था वो धीरे धीरे डार्क होने लगा। अब वो डार्क होने लगा, तब डार्क पे डार्क कलर तो क्या हुआ, ब्लेंड हो गया। तो अब ये इसके लिए हो गया एडवांटेजियस कैरेक्टर, और लाइट कलर के लिए हो गया अब वो डिसएडवांटेजियस कैरेक्टर। ओके, नेक्स्ट हम देखें एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन में क्या है, दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली radiating to other areas of geography is called adaptive radiation। यानी कि एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और अलग अलग डाइवर्ट हो जाती है, इसे ही हम एडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल है डार्विन्स फिंचेस। हम यहाँ देख सकते हैं ये एक पॉइंट से डाइवर्ट हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं हार्डी विंगबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी विंगबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो फ्रीक्वेंसीज है पॉपुलेशन में, जेनेटिक और एलिलिक, दो फ्रीक्वेंसी होती है पॉपुलेशन में, वो कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू रिमेन फिक्स्ड एंड इवन रिमेन सेम थ्रू जनरेशंस। यानी ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो ये एलिलिक फ्रीक्वेंसीज है पॉपुलेशन की, वो जनरेशन टू जनरेशन सेम ही रहती है, कांस्टेंट रहती है। The gene pool यानी total genes and their allele in a population remains a constant, यानी फिक्स रहते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। This is called genetic equilibrium। और इन सब का जो टोटल होता है एलिलिक फ्रीक्वेंसी का वो 1 होता है, याद रहेगा।
चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सब देखने से पहले हम एक बार थोड़ा सा एक बेसिक क्लियर कर लेते हैं। जेनेटिक्स आती होगी सबको, थोड़ा सा बेसिक लगेगा अभी उसका, कि सबने होमोजाइगस डोमिनेंट सुना है वर्ड, होमोजाइगस डोमिनेंट। इसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कैपिटल ए, कैपिटल ए। ये डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। एक नाम होता है होमोजाइगस रिसेसिव का, जिसे हम कैपिटल ए सॉरी स्मॉल ए से शो करते हैं। एक आता है हेटेरोजाइगस, इसमें दोनों चले आते हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए। तो इसे ही थोड़ा सा यहाँ पर काम में लेना है। इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज की बात करें, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी कैसे काम में आती है, इसे हम स्मॉल पी स्मॉल क्यू ऐसे नाम देते हैं। और डिप्लॉयड कंडीशन हो तो पी और क्यू किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, पी एंड क्यू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ए एंड अलील ए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ए ऐसे लिख सकते हैं, उसे हम पी से रिप्रेजेंट कर देंगे, और फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील स्मॉल ए उसे हम क्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन, उसे हम पी स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर देंगे। सिंगल हम जब इंडिविजुअल को लेंगे तो सिंपल हम पी लिखेंगे, और जब बात होमोजाइगस की आ जाएगी, दो अलील हो जाएंगे, तो उसे हम पी स्क्वायर लिख देंगे। ऐसा ही क्यू स्क्वायर के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व मतलब कोई क्वेश्चन फॉर्मूला में लगाते हैं तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, जिसे हम अगर खोल के लिखे तो पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर होता है, जिसका सम 1 के बराबर होता है। ओके, आगे हम और देखते हैं। 5 फैक्टर्स आर नोन टू अफेक्ट हार्डी-वेवर इक्विलिब्रियम। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इसे, जो है जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। ये सारी चीजें हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करती है। Sometimes the change in allele frequency is so different in the new sample of population that they become a different species. The original different population become founders and effect is called founders effect. कभी कभी क्या होता है कि जो चेंजेस होते हैं एलील फ्रिक्वेंसी में वो डिफरेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन में डिफरेंट स्पीशीज बनना शुरू हो जाती है। ये तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। So thank you so much for watching this video. Keep watching, keep learning. Thank you.